मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ की बैठक। मतदान की तरह मतगणना शांतिपूर्वक करवाने के दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के 1 जून को मतदान के मद्देनजर चुनाव प्रचार हुआ तेज। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर हुई समीक्षा बैठक। भाजपा प्रत्याशियों की उपस्थिति में प्रदेश में पार्टी की जीत का किया दावा। और मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी की दी चेतावनी। शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी स्कूलों में 28 मई से 31 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रदेश के जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शांतिपूर्वक और निष्पक्ष माहौल में मतदान संपन्न करवाने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने सभी निर्वाचन अधिकारियों को इसी तरह 4 जून को मतगणना करवाने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जबरदस्त गर्मी के बावजूद मतदान प्रतिशत सराहनीय रहा है। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से मतगणना के लिए तैयारियां पूरी रखने, ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। मतगणना के लिए उम्मीदवारों की काउंटिंग एजेंट बनाने का कार्य शुरू कर दिया जाए और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी सुनिश्चित की जाए। लोकसभा चुनावों के 6 चरण मुकम्मल हो गए हैं और 7वें व अंतिम चरण के अंतर्गत 1 जून को मतदान होना है। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 6 चरणों के अंतर्गत 486 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो गया है और 7वें चरण में 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर मतदान होना है। 7वें चरण के अंतर्गत पंजाब की 13, चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर चुनाव प्रचार तीव्र हो गया है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की ओर से धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। 4 जून को परिणाम के बाद स्पष्ट होगा कि 272 का जादुई आंकड़ा कौन सी पार्टी प्राप्त करके सरकार का गठन करेगी। और आइए अब जुड़ते हैं फरीदाबाद के हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा जी के साथ। उनसे जानते हैं कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया कैसी रही। सुधीर जी, 25 मई को हुई मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं में कैसा जोश था? देखिए, गर्मी के बावजूद जो मतदाता वो घर से सुबह सुबह निकले, वोटिंग की। इसके बाद दोपहर को मतदान कह सकते हैं 0% रहा, लेकिन दोपहर के 4 बजे के बाद मतदान में तेजी आई। लोग घरों से फिर निकले और कुल मिलाकर जो प्रतिशत 55 के आसपास आ रहा था, लेकिन शाम 6 बजे के बाद उसकी जब काउंटिंग सामने आई, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी की, तो 60% तक 60% जो है मतदान हो चुका था। लेकिन अगर कहें तो पिछले साल के मुकाबले 2% कम रहा। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 62% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 2% कम रहा। लेकिन गर्मी के मौसम के लिहाज से देखते हुए फिर भी बड़ा उत्साहजनक हम इसे कह सकते हैं। प्रदेश के अंदर सबसे कम अगर निचले पायदान पर रहा है तो फरीदाबाद ही रहा, क्योंकि फरीदाबाद में सबसे कम मतदान काउंट किया गया। जी सुधीर जी, हरियाणा में 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, इनमें से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम वोटिंग हुई। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, जबकि चुनाव आयोग व जिला प्रशासन ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के अनेक प्रयास किए थे? देखिए, यहाँ भी काफी प्रयास जो है जिला निर्वाचन अधिकारी ने किए थे। यहाँ की जो मार्केट एसोसिएशन हैं उन्होंने भी डिस्काउंट की ऑफर की थी। 10 से 20% डिस्काउंट जो है मतदाताओं को दिया जाएगा जो अपनी उंगली पर वोट का निशान दिखाएंगे। ये भी हुआ था। कई नर्सिंग होम्स ने भी अपनी ओपीडी में भी 50% फीस की और एक्सरे वगैरह जो भी होते हैं, टेस्ट होते हैं, उन पे भी 50% का ऑफर किया था। लेकिन इसके बावजूद कम रहने का कारण एक ही है कि जो गर्मी थी यहाँ करीब 44 से 45 डिग्री के आसपास थी और उस वक्त धूप के अंदर जो है निकलना हर किसी ने मुनासिब नहीं समझा। जो लोग सुबह आए उन्होंने वोट डाला, लेकिन उसके बाद शाम को ही लोग निकले, लेकिन तब तक 6 बज चुके थे। इस तरीके से कई और भी कारण रहे कि लोगों को मालूम ही नहीं था कि मोबाइल जो है अलाउ नहीं है मतदान केंद्र में,
तो वो अपनी आईडी जो थी वो मोबाइल के अंदर लेकर आए थे। मोबाइल में होने के कारण उन्हें वापस गेट से लौटा दिया गया कि आप हार्ड कॉपी लेके आए और मोबाइल अपने घर रख कर आए। तो ऐसे में वो मतदाता दोबारा वापस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे ही नहीं, जिसके कारण कई कारण ऐसे छोटे मोटे थे जिसकी वजह से मतदान कम हुआ। जी सुधीर जी, किन किन प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है वहां पर? जी देखिए, यहाँ पर 5 पार्टियां मुख्य रूप से सामने आई थी जब जो है नॉमिनेशन हुए थे। तो लेकिन मुख्य मुकाबला पहले भी, अगर पिछला इतिहास अगर 30 साल का देख लिया जाए, 25 साल का फरीदाबाद का, तो हमेशा मुकाबले में आमने सामने की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में ही रही है। और इस बार भी वही ट्रेंड देखने को मिला, बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर है। और मैं ये कह सकता हूं इस वक्त फरीदाबाद से लेकर चंडीगढ़ तक फरीदाबाद सीट की चर्चा हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप काफी भारी पड़ रहे हैं इस बार, और मुकाबला बड़ा कड़ा है। मैं आपको बता दूं 2014 में कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी की सीट से 4.5 लाख के आसपास लीड से चुनाव जीता था। उसके बाद सेकंड 2019 में उन्होंने 6,41,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता और पूरे देश के अंदर उनकी जीत तीसरे नंबर पर काउंट की गई थी। लेकिन इस बार वो सारी की सारी लीड ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी ऐसा भी माना जा रहा है कि चुनाव के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। इसको लेकर चाय की दुकान हो, पान के खोखे हो या सैर करने वाले पार्क हो, वहां पर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। लेकिन इसको लेकर जो है चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और सट्टेबाजी का बाजार भी गर्म हो चुका है। लोग आपस में शर्तें भी लगा रहे हैं, कोई कह रहा है कि कांग्रेस जीतेगा, कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगा। तो इस तरह से जो है लोगों में उत्साह बहुत है। लोग 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर ऊंट किस करवट बैठे। जी सुधीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे फरीदाबाद के संवाददाता जिन्होंने हमें फरीदाबाद लोकसभा में हुए मतदान से संबंधी अनेक जानकारियां दी। तो आइए अब चलते हैं खबरों की ओर। पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बसपा व अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा अपने अपने पार्टी प्रत्याशियों के हक में प्रचार जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल लुधियाना में भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में विशाल रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ सहित पंजाब के भाजपा नेता व अन्य उपस्थित रहे। अमित शाह ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के 5वें चरण तक 310 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है। बाकी चरणों में भाजपा एनडीए के सहयोगियों के साथ 400 से अधिक सीटों पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों पार्टियां पंजाब में नूरा कुश्ती लड़ रही हैं, जबकि अन्य राज्यों में दोनों पार्टियां इकट्ठी हैं। सरकार बनाने का काम पूरा और एक छठा और 7वां मोदी जी को 400 पार लगाने वाला है। तो पंजाब अब भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कल चंडीगढ़ में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनीष तिवारी के लिए चुनाव रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ के कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल, चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की और इंडिया गठबंधन के कई नेता व अन्य उपस्थित रहे। प्रियंका गांधी ने संबोधन के दौरान कहा कि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है और किसानों के मुद्दों को भी नहीं सुलझाया गया। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के ऋण को माफ करने के साथ साथ एमएसपी पर कानूनी गारंटी देगी। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ देश का विशेष शहर है और ये शहर देश को दिशा दिखाता है। तुम्हारी सच्चाई यही है कि महंगाई से तुम मर रहे हो। तुम्हारी सच्चाई ये ही है कि तुम खेती में सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। कहते देशवासियों, तुम्हारी सच्चाई यही है
कि तुम शिक्षित हो, बीएससी पास हो, बीटेक पास हो, एमएससी पास हो, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा, कि तुम महिला हो, तुम्हें कहीं सुरक्षा नहीं मिल रही, तुम्हें सक्षम बनाने की कोई योजना नहीं है, तुम्हें घबराहट हो रही है कि तुम्हारे बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे जब रोजगार ही नहीं है। यही सच्चाई भगवान आपको दिखाते और भगवान कहते कि अपने विवेक को इस्तेमाल करो, जागरूक बनो, जो पार्टी तुम्हारी बात करती है उसको पहचानो, तुम्हारी सच्चाई क्या है वही देश की सच्चाई है। सिरसा लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ईवीएम मशीनों को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। उपायुक्त आरके सिंह और सिरसा के एसडीएम राजेंद्र कुमार ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने बताया कि जिला में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। प्रदेश में सिरसा का मतदान प्रतिशत सबसे अधिक रहा, इसके लिए जिलावासी बधाई के पात्र हैं। साथ ही स्वीप गतिविधियों में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक प्रयासों का भी इसमें सहयोग रहा, जिससे लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ी। उन्होंने कहा कि सफलतापूर्वक मतदान प्रक्रिया के समापन के लिए चुनाव से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी तथा जिला पुलिस व सुरक्षा बल के जवान भी बधाई के पात्र हैं। उपायुक्त ने बताया कि विधानसभा डबवाली में 71.02%, ऐलनाबाद में 74.82%, फतेहाबाद में 69.09%, कालांवाली में 71.31%, नरवाना में 65.58%, रानिया में 72.30%, रतिया में 70% से अधिक प्रतिशत, सिरसा में 62% से अधिक प्रतिशत व टोहाना में 72.10% मतदान हुआ। सभी में बहुत शांतिपूर्ण और टाइम पे मतदान हुआ है और हमारा अब की बार कुल मतदान 70% के आसपास यानी कि 69.94। हालांकि ये पिछले मतदान से काफी कम है। पिछले बार पार्लियामेंट के अंदर 76.47% हुआ था, यानी कि 76.47। 3 लेयर के अंदर सुरक्षा है। पहले लेयर के अंदर हमारी सीएफ है यानी कि पैरामिलिट्री है, दूसरे में हमारी अपनी हरियाणा पुलिस और तीसरे में हरियाणा पुलिस। 24/7 कैमरेज के अंदर लोग के सामने लोग लगा हुआ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट, कोई भी पत्रकार और छायाकार बंधु कभी भी रात को किसी भी टाइम जाके उसको चेक कर सकता है, उस कैमरे की पिक ले सकता है, उसकी वीडियो बना सकता है, लेकिन एक दायरे के बाद जहां तक एलईडी लगी हुई है सिर्फ। गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो चुका है। जिले की नूंह, फिरोजपुर, झिरका और पोहाना विधानसभा सीटों की लगभग 1282 ईवीएम मशीनें यासीन मेव डिग्री कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रख दी गई हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर की सुरक्षा है। सीआईएसएफ, आईआरबी तथा हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक ने बताया कि स्ट्रांग रूम तक जाने की किसी को इजाजत नहीं है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव बड़े अच्छी तरीके से नूंह जिले में संपन्न हुए हैं। हमने जितने भी हमारे जो ईवीएम मशीनें थी उन सबको स्ट्रांग रूम में जमा करा दिया गया है। स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। उसके सामने हमने सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, लाइट की व्यवस्था की गई है, गार्ड वहां पर लगा दिया गया है। उसके अलावा 2 लेवल पे हमने जो है उनको गेट्स को बंद किया है। इसके अलावा जो भी पॉलिटिकल पार्टी या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स किसी भी समय जाके स्ट्रांग रूम को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उनके लिए हमने जो है सीसीटीवी कैमरास का जो उपलब्ध करा के और उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग की उनके लिए हमने फैसिलिटी उपलब्ध कराई है। बट वो वाइएमडी कॉलेज के बाहर ही रहेगी, वो अंदर स्ट्रांग रूम के पास नहीं जा पाएंगे। और अब हम चलते हैं कुरुक्षेत्र के हमारे संवाददाता कृष्ण जी के पास 25 मई को हुए मतदान की प्रक्रिया व ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए। कृष्ण जी, सबसे पहले बताइए कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच कैसा मुकाबला है? इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद बताई जा रही है। जी देखिए, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बच्चे, बूढ़े और युवा सभी में बड़ा उत्साह देखने को मिला। 1848 बूथ इस सीट पर बनाए गए थे और लोकसभा कुरुक्षेत्र में कुल 31 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। जी, त्रिकोणीय मुकाबला मुख्य रूप से 3 प्रत्याशियों के बीच है। भाजपा के नवीन जिंदल, आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता और आईएनएलडी के चौधरी अभय सिंह चौटाला। जी तीनों में कड़ा मुकाबला है।
जी कृष्ण जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ और इस दौरान बुजुर्गों, दिव्यांगों और नए मतदाताओं में कैसा जोश था? जी, मतदान के समय बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिला। गर्मी बहुत थी, इसके बावजूद लोग मतदान केंद्रों पर उत्साह के साथ पहुंचे। यहाँ 66.8% मतदान हुआ और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। जी, जो दिव्यांग थे और बुजुर्ग थे उनके लिए कुछ खास व्यवस्था की गई थी? जी, महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाए गए थे, युवा बूथ बनाए गए थे और दिव्यांग लोगों के लिए उनको घर से पिक किया गया था और मतदान केंद्र पहुंचाया गया। ठीक है कृष्ण जी, जो ईवीएम मशीनें हैं वह कहाँ रखी गई हैं और वहां उनकी कैसी सुरक्षा व्यवस्था है? जी देखिए, ईवीएम मशीनों का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ 3 लेयर की सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए हैं और हरियाणा पुलिस, अर्धसैनिक बल और जिला कुरुक्षेत्र की पुलिस यहाँ तैनात की गई है। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मतलब ये माना जाए कि वो अब मतलब जो हमारे ईवीएम मशीनें हैं वो बिल्कुल सेफ हैं? बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है जी, तो ये थे हमारे कुरुक्षेत्र के संवाददाता जिन्होंने हमें कुरुक्षेत्र लोकसभा में हाल ही में हुए मतदान से संबंधी जानकारियां दी। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंचकुला के स्केतड़ी स्थित भाजपा के राज्य स्तरीय कार्यालय में आज लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक सुभाष बराला, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, भाजपा नेता रंजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, डॉक्टर अशोक तंवर, मोहनलाल बड़ौली, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, राज्य मंत्री महिपाल ढांडा, सुभाष सुधा सहित सभी लोकसभा प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस अगर प्रदेश की 2 सीटें भी जीत जाए तो बड़ी गनीमत होगी। उन्होंने कहा कि अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया ही जीतेंगी। इस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं और जिस प्रकार का हमारे पक्ष में मतदान हुआ, जहां मुश्किलें आई, सारी बातों के बारे में दावे पे तो कुछ वो नहीं लगता था, दावा तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी स्थिति नहीं। अगर कांग्रेस 2 सीटें भी जीतती है तो बहुत बड़ी बात है। अब 12 लोकसभा की क्या रहेगी? 100% भारतीय जनता पार्टी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्येक चुनाव की समीक्षा करती है। साथ ही उन्होंने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी किया। कैडर बेस पार्टी है ना जी, कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, पारिवारिक पार्टी नहीं है। तो कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो निगम का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, तो उसकी समीक्षा के लिए बुलाए। हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से जीत रही है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान लोकसभा चुनाव से जुड़ी अनेक जानकारियां साझी की। देश को बदलने का काम किया है, गरीब की चिंता की है, गरीब तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम, उसको सख्त और मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। चाहे राशन पहुंचाने की बात है और चाहे लोगों तक जो हमारा छोटा रेडी फड़ी वाला था उस तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम है। आदरणीय मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास प्रदेश के लोग और देश के लोग करते हैं। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल रोकने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल फोन नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं। इन फोन कॉल से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर दूरसंचार सेवा प्रदाता ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को पहचानने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचने से रोकने में मदद करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार भारतीय लैंडलाइन नंबरों के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को दूरसंचार सेवा प्रदाता पहले से ही ब्लॉक कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अब दूरसंचार सेवा प्रदाता को ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रदेश में इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के मद्देनजर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने पिछले दिनों सभी जिलों के उपायुक्तों को अपने अपने जिले में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए छुट्टियां करने के आदेश जारी किए थे। कुछ जिलों में 5वीं तक तथा कुछ में कक्षा 8वीं तक की छुट्टियां घोषित की गई थी, लेकिन अब तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी व निजी विद्यालय में 28 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है। 1 जुलाई को विद्यालय पहले की तरह खोले जाएंगे। नौतपा की तपिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में रेड अलर्ट जबकि 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिरसा जिले का तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। नूंह, हिसार, नारनौल और झज्जर में तापमान 47 डिग्री को पार कर गया है। वहीं प्रदेश में भयंकर गर्मी के चलते हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी कई प्रबंध किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर रणदीप पुनिया ने कहा कि सभी लोग विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों को ध्यान में रखकर सावधानियां बरतें ताकि गर्मी से बचाव कर सकें। उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक से बचने के लिए बिना जरूरत के घर से बाहर न निकलें। अगर कारणवश घर से निकलना भी पड़े तो सिर तथा शरीर के अन्य सभी अंगों को कपड़े से पूरी तरह से ढक लें। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें। खाने में अधिक पानी वाली सब्जियों व फलों का प्रयोग करें। हीट स्ट्रोक से सबसे अधिक प्रभावित बच्चे व बुजुर्ग होते हैं। लू लगने पर सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लें। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों में ओपीडी के अधिक मरीज आते हैं वहां पर पंखे, कूलर की व्यवस्था व अस्पताल में ORS कॉर्नर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी अस्पतालों को हीट स्ट्रोक से ग्रसित व्यक्तियों के लिए हाइपोथर्मिया रूम बनाने के लिए भी कहा गया है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो गर्मी, प्रचंड गर्मी का जो समय होता है उसमें बिना जरूरत के, बिना बात के, यानी आपको अगर काम चल रहा है आपका तो अच्छी बात है। अगर बहुत कोई अर्जेंसी है तो ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा आप घर से ना निकलें। आप सिर को ढक के रखें कपड़े से, आप पूरी बाजू के आप कपड़े पहने और आप छायादार जगह जहाँ भी आपको मिलती है आराम करने के लिए वहाँ आराम करें। इसके अलावा समय समय पे आप पानी भी पीते रहें और लिक्विड डाइट को आप बढ़ाएं। खाने में भी वो फ्रूट्स खाएं जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। हीट स्ट्रोक से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो 2 कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी जो बच्चों की है और एक बूढ़े लोगों की है। अगर हीट स्ट्रोक की संभावना किसी को लगती है कि मुझे लू लग गई है तो उसको तुरंत हमारे नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जा करके संपर्क करना चाहिए, उचित इलाज लेना चाहिए। मैंने आदेश दिए हैं कि एक तो हर अस्पताल में जो बड़े अस्पताल हैं जहाँ ओपीडी ज़्यादा होती है उनमें सुनिश्चित करें कि पंखे चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, कूलर की व्यवस्था करें उनके लिए वेटिंग एरिया के अंदर ओपीडी में। हरियाणा में कई जिलों में तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है। हीट वेव के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भिवानी के सामान्य अस्पताल में हीट वेव को देखते हुए हाइपोथर्मिया वार्ड की स्थापना भी की गई है ताकि लू लगने से पीड़ित व्यक्तियों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए यहां रखा जा सके। राजस्थान के साथ सटे रेगिस्तानी क्षेत्र में बसे भिवानी जिला में इन दिनों तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि इन दिनों उल्टी दस्त के मामले काफी आ रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोगों को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। ग्लूकोज, नींबू पानी और अन्य पेय पदार्थों का प्रयोग करें। नमक, चीनी के पानी का घोल का प्रयोग बच्चों व बुजुर्गों को अधिक से अधिक करवाएं ताकि वे लू के प्रकोप से बचे रहें। उन्होंने कहा कि दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलें। समय जो हीट वेव का जो समय चल रहा है, मैं इनको आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अपने शरीर को ढक करके रखें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट डाइट लें जिसमें नमक, चीनी, पानी का घोल पिए और साफ वाटर पानी का प्रयोग करें। और अपने शरीर को ढकने से न उसमें ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होती। अगर फिर भी डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया होता है तो हमारी जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं हर एक में एक कमरा बना हुआ है जिसमें वाटर कूलर के साथ साथ में ठंडा पानी के साथ साथ में कूलर भी लगे हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा हाइपोथर्मिया कंट्रोल के लिए एक कमरा भी है जिसमें AC भी लगे हुए हैं। तो हमने सभी लोगों को सेंसिटाइज कर दिया है कि वो हीट वेव के मरीज को प्राथमिकता दें और जो पीक पीरियड होता है 12 से 3 बजे का उसमें अवॉइड करें कि वो बाहर ना जाएं। जाना पड़े तो शरीर को ढक करके रखें।
भिवानी के लोगों ने बताया कि घर से बाहर निकलने पर बहुत तेज धूप झुलसा रही है। वे सिर पर साफा या टोपी रखकर निकल रहे हैं। जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने पहले 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टियां की थी, परंतु अधिक लू के चलते अब 12वीं तक की छुट्टियां कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि लू का प्रकोप अकेले मनुष्यों में नहीं बल्कि पेड़ पौधों व पशु पक्षियों में भी है। इसके लिए वे पौधों में पानी का टैंकर गिरवा रहे हैं तथा राहगीरों को पानी पिला रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। बहुत ज़्यादा परेशानी है गर्मी की वजह से, इतना परेशान हूँ बस पूछो मत। गर्मी ने बेहाल कर दिया है, बच्चे भी बीमार हैं, हम भी बीमार हैं, क्या करें, काम तो करना मजबूरी है। और गर्मी से कैसे बचा जाए ये समझ में नहीं आ रहा। गर्मी 12-13 दिन से बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं लेती, हालात ख़राब होते जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी का टेम्परेचर जो है ना 50 डिग्री तक जा रहा है। और मैं सभी को पानी पिला रहा हूँ और पानी की अच्छी ठंडी व्यवस्था की हुई है। और पौधों को भी पानी देने के लिए मैंने प्रोग्राम बनवा रखा है, मैंने टैंकर भी मंगवाया है। और हमारे इंडस्ट्री में पीछे जो रोड है उस पर बहुत से पेड़ हैं, उन सब को पानी देने के लिए मैंने अभी अपनी फैक्ट्री की लेबर को लगाया है, वो सभी को वो देगी। और सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि जो बच्चे हैं उनको गर्मी में न निकालें, कुछ जो उनको ठंडा पिलाएं, मतलब कुछ न कुछ पिलाते रहें और इस गर्मी में बाहर न निकलें। जी बहुत ज़्यादा गर्मी है, 47-48 डिग्री टेम्परेचर है और बाहर निकला भी नहीं जाता। वैसे कोई काम हो जरूरी तभी निकलते हैं, तभी पढ़ना लेके निकलते हैं, वैसे निकला ही नहीं जाता। बहुत ज्यादा गर्मी है, क्या बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात रेमाल से निपटने की तैयारियों और राहत उपायों की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अन्य लोगों के अलावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, गृह सचिव अजय भल्ला और मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा उपस्थित थे। हिसार में कल एक सड़क दुर्घटना में कार पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। दुर्घटना शहर के सेक्टर 27-28 के मोड़ पर सामने से आ रहे ट्रक से बचाव करने में हुई। कार में सवार लोग अपने बच्चे का हांसी में रिश्ता देखने के बाद पंजाब वापस जा रहे थे। मृतकों की पहचान सिरसा निवासी सतपाल, कालांवाली वासी रवि सिंह, बठिंडा मोड़वासी बग्गा सिंह, मधु और रंजीत के रूप में हुई है। मृतकों में बग्गा सिंह और सतपाल सिंह सगे भाई थे, बाकी उनके रिश्तेदार थे। घायलों का हिसार के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। उप निरीक्षक सुभाष चंद्र ने कहा कि अचानक कार के सामने ट्रक आने से अनियंत्रित होकर कार पुल के नीचे खाई में गिरने से ये हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि घायलों में एक बच्चा भी शामिल है जो पूरी तरह स्वस्थ है। कार चालक के बयान पर अनजान ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जो 27-28 मोड़ पे ट्रैलर यू टर्न ले रहा था, गाड़ी अनकंट्रोल हो गई। अनकंट्रोल होने के कारण नीचे जाके गड्ढे में गिर गई, जिसके अंदर 5 तो एक्सपायर हो चुके हैं और 2 का इलाज चल रहा है और एक बच्चा था वो ठीक ठाक है। और कागज़ तैयार कर दिए, पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने लग रहे हैं। पोस्टमार्टम करवा के बॉडियाँ परिजन को सौंप देंगे। ड्राइवर के बयान पे पर्चा दर्ज कराया है, ड्राइवर ठीक है, गाड़ी जो ड्राइवर था उसके बयान पे पर्चा दर्ज कराया है। घायल हुए कार चालक राजू लाडवाल ने बताया कि ट्रक चालक की लापरवाही से ये दुर्घटना हुई। ट्रक से टकराने के बाद कार खाई में गिर गई। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस जल्द से जल्द ट्रक चालक को पकड़कर कड़ी कार्रवाई करे। हांसी से मेरी बहन, 2 बनोई, मेरा भांजा गाड़ी चला रहा है और एक मेरा मामा का लड़का, ये लोग सब 8 और एक बच्चा गाड़ी में सवार थे। हांसी से रिश्ता करके आ रहे थे। जैसे ये निशान एजेंसी है जो हिसार बाईपास पे, यहाँ पहुँचे तो एक ट्रक वाला था, घोड़ा था, वो यू टर्न कर रहा था। जैसे ही यू टर्न किया तो उसने एकदम रोड पे रोक दिया ट्रक। तो भाई घबरा गया भी कहीं बीच में ना लग जाए। वो ट्रक से भिड़ के ना गाड़ी वो खाई में चली गई। समय के लोगों ने, कुछ एम्बुलेंस ने यहाँ पहुँचाने का प्रयास किया। जैसे ही यहाँ पहुँचे तो एक्सपायर हो गई 5। हमें उम्मीद है कि प्रशासन जिस प्रकार से काम कर रहा है, हो सकता है ट्रक वाले को पकड़ लेंगे वो लोग।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में मेडिकल जांच के लिए अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन और बढ़ाने के लिए याचिका दायर की है। न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित धन शोधन मामले में उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को आत्मसमर्पण करना है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उनकी सेहत काफी खराब हुई है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत में श्री केजरीवाल की अंतरिम जमानत की समाप्ति पर उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल इस वर्ष 30 जून तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। जनरल पांडे 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे। उन्हें 30 अप्रैल 2022 को सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सैपर्स में कमीशन मिला था। सेनाध्यक्ष का पद संभालने से पहले वे उप सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये लगातार मजबूत स्थिति में बनी हुई है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन के साथ ही विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार 34वें महीने में तेजी आई है। मई महीने में कंपोजिट PMI लगातार बढ़कर 61.7 पर पहुंच गया है, जो कि 14 साल में सबसे ऊंचा आंकड़ा है। पेश है एक खास रिपोर्ट। HSBC की ओर से जारी ताजा सर्वे के मुताबिक भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में लगातार 34वें महीने में तेजी आई है, जो पिछले 14 साल की तीसरी सबसे मजबूत रीडिंग है। PMI मजबूत बने रहने के कारण निजी क्षेत्र में नौकरियों का सृजन हुआ है और मासिक आधार पर रोजगार पिछले। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।